हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कन्नड़ भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म राघु का हिंदी में नरेशन। लेकिन हम इस फिल्म की कहानी में आगे बढ़े इससे पहले ही हम फिल्म के डायरेक्टर आनंद राजू को उनके इस खास तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही एक्टर विजय राघवेंद्र का चेहरा दिखाया गया है। कहानी में दूसरे कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम है, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी है, लेकिन चेहरा किसी का भी दिखाया नहीं जाता। यानी कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का सारा दारोमदार विजय राघवेंद्र के कंधों पर ही है, जिसे उन्होंने काफी सफलतापूर्वक उठाया भी है। तो चलिए अब हम आपको राघु फिल्म की कहानी के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कुर्सी से बंधे हुए एक आदमी को दिखाने के सीन से, जिसका मुंह कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्सों से काफी खून निकल रहा था। यहाँ तक कि उसके पैरों के पास चूहा घूम रहा था और मौका मिलते ही उसको खाने की कोशिश भी करने लगता था। देखने से साफ पता लग रहा था कि उस आदमी के साथ काफी मारपीट की गई थी और इसी के साथ फिल्म भी स्टार्ट हो जाती है। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है रघु, जो कि मेडिसिन डिलीवरी का काम करता था। अपने काम से वो भी बहुत खुश था और उसके मालिक भी, यहाँ तक कि उसके क्लाइंट को भी उसके ऊपर बहुत भरोसा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रघु उनके इसी भरोसे का गलत फायदा उठाने लगा था, क्योंकि कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि रात होते ही रघु गलत तरीके से एक घर में घुस जाता है। उस घर में रहने वाले लोग शायद कहीं गए हुए थे और उसको पहले से ये बात मालूम थी, तभी तो वो निश्चिंत होकर पूरे घर का मुआयना करने लगता है। वहाँ पर अपनी पसंद का खाना बनाकर खाता है, फिर तिजोरी को खोलने की कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि तिजोरी को खोलने के लिए चाबी भी वो इतने इत्मीनान से बैठकर उसी घर में बनाता है, मानो वो इन कामों का कितना माहिर खिलाड़ी होगा। उसके बाद वो अपनी बनाई हुई चाबी से वो तिजोरी को खोल देता है और उसमें पड़ा हुआ सारा पैसा और कैश लेकर वो चुपचाप उस घर से निकलकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ वो अकेले ही रहा करता था। आने के बाद टीवी के जरिए उसको ये खबर भी मिल जाती है कि बंगलुरु शहर में चोरी की घटनाएं लगातार ही बढ़ती जा रही और ये सभी चोरियां खास करके खाली घरों में ही हो रही थी। इसके बाद अगले सीन से ये राज भी तुरंत खुल जाता है कि असल में शहर में हो रही इन सभी चोरियों के पीछे रघु का हाथ था। लेकिन अपने किए हुए इन सभी क्राइम्स का रघु को रत्ती भर का भी अफसोस नहीं था, इसलिए अपने क्राइम्स की पूरी लिस्ट को अच्छी तरह से रिवाइज करने के बाद वो गहरी नींद में सोने लगता है। पर उसकी नींद पूरी हो पाती है इससे पहले कि उसके कमरे में एक आदमी घुस जाता है, जिसका पूरा शरीर खून खून हो रहा था। यह आदमी दिखने में हूबहू रघु की तरह लग रहा था, लेकिन उसके हाथों में एक धारदार हथियार था जिससे वो रघु की जान लेने की कोशिश करता है। पर फिर ऐन मौके पर रघु की नींद खुल जाती है, यानी कि वो सपना देख रहा था। पर यह सपना रघु के लिए कितना भयानक था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। लेकिन अभी वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले उसके दोस्त एनासिन का फोन आ जाता है और वो उसको बताता है कि अगले दिन से सेकंड लॉकडाउन लगने वाला था। इस पर रघु उससे कहता है कि उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका काम तो दवाइयों की डिलीवरी करने का था और लॉकडाउन से उसके काम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। एनासिन के बाद उसकी गर्लफ्रेंड जेनी उसको फोन करती है। असल में रघु और जेनी का कुछ दिनों पहले झगड़ा हो गया था, लेकिन जेनी अब उससे लॉकडाउन शुरू होने के पहले उससे मिलने के लिए कहती है, जिसके लिए रघु हाँ कर देता है और फिर अगले दिन शाम को 6 बजे मिलने की बात कहकर दोनों फोन रख देते हैं। अगले दिन रघु फिक्स टाइम और प्लेस पर पहुंचकर जेनी का इंतजार करने लगता है, पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण जेनी को आने में देरी हो रही। उसके बाद रघु एक बार फिर अपने उसी पुराने भ्रम का शिकार हो जाता है, क्योंकि वॉशरूम जाने से उसको अपना ही वही हमशक्ल वहां पर भी नजर आने लगता है, जो यहाँ पर भी उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बार भी रघु अपने आप को बचा लेता है। अब यहाँ के बाद अगला सीन उसके घर का था, जहाँ शराब के नशे में धुत होकर रघु जमीन पर पड़ा हुआ था। उसको किसी भी बात का होश नहीं था। अगले दिन एनासिन के फोन की घंटी सुनकर उसकी नींद खुलती है और तब उसको एहसास होता है कि कल तो वो जेनी से मिल ही नहीं पाया था। रघु बार बार जेनी का फोन ट्राई करने लगता है, लेकिन पहले तो फोन ही नहीं मिलता और फिर जब मिलता भी है तो जेनी नहीं बल्कि कोई आदमी उससे बात करने लगता है। रघु को नहीं मालूम था कि आदमी कौन था, पर उसके बताने पर ही रघु को मालूम चलता है कि उस आदमी ने जेनी को किडनैप कर लिया था। ये जानकर पहले तो रघु बौखला उठता है, लेकिन फिर वो समझ गया कि उसके चीखने चिल्लाने से कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं था। जाहिर सी बात थी कि जेनी को किडनैप करने वाले की नीयत अच्छी नहीं थी। अब वो जेनी को छोड़ने के बदले में रघु को किडनैप करना शुरू कर देता है। असल में उस आदमी को रघु के जरिए अपने ड्रग्स की डिलीवरी करवानी थी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। ऐसे में रघु अपनी दवाइयों को डिलीवर करने के बहाने बड़ी ही आसानी से कहीं भी आ जा सकता था। लेकिन रघु तो उन लोगों में से था ही नहीं जो कि इस तरह से किसी भी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता। तब वो किडनैपर उससे कहता है कि अगर रघु ने उसकी बात नहीं मानी तो वो बंगलुरु शहर में होने वाली सारी की सारी चोरियों का कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोलकर रख देगा। यानी कि उसको रघु के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। रघु समझ चुका था कि अब वो हर ओर से घिर चुका था और उसके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मजबूरी में आकर वो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रघु उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। वो उसे वहां पर ड्रग्स से भरी हुई एक गाड़ी मिलती थी,
लेकिन सवाल ये था कि लॉकडाउन होने के कारण वो सीधा सीधा इस गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए रघु ने सबसे पहले उस गाड़ी को पेंट किया, उसके ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखा और उसका लोगो लगाया। फिर उसको उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए जाने लगा। लेकिन रास्ते में चेकिंग के लिए पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और गाड़ी की चेकिंग करने की जिद पकड़ लेते हैं। हालांकि रघु उनके आगे कई तरह का बहाने बनाता है, पर वो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ठीक उसी वक्त रघु की किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी जान पहचान का एक पुलिस वाला वहां पर आ गया और उसी की सिफारिश पर रघु पुलिस की जांच पड़ताल से भी बच गया और उसने ड्रग से भरी वो गाड़ी समय से सही जगह पर पहुंचा दी। अब काम हो जाने के बाद रघु उस आदमी को फोन मिलाता है और उसको बताता है कि उसका काम पूरा हो गया था और अब वादे के मुताबिक उसको जेनी को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन रघु को अब तक मालूम नहीं था कि अब वो इस जाल में फंस चुका था, जिससे बाहर निकलकर आ पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस आदमी ने रघु की गर्लफ्रेंड यानी कि जेनी को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था और अब उसको अपना एक और काम पूरा करने का टारगेट दे दिया। इस बार का टारगेट पहले वाले से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस दफा रघु को पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम से एक फाइल चुरा कर लानी थी। रघु जानता था कि इस काम में हद से ज्यादा रिस्क था, क्योंकि पुलिस स्टेशन से कुछ भी चुरा कर लाना एक तरह से नामुमकिन सी बात थी। इसलिए वो इस काम को करने से इनकार कर देता है। तब वो आदमी एक बार उसको उसकी की हुई चोरियों के नाम पर ब्लैकमेल करने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु के मोबाइल पर वो उसका किसी के घर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश करने का एक वीडियो भी भेज देता है। मतलब साफ था, अगर ये वीडियो पुलिस के हाथ लग जाती तो रघु की आगे की सारी जिंदगी जेल में ही सड़ जाती। रघु उस आदमी को तो नहीं जानता था, लेकिन इतना तो समझ ही पा रहा था कि ये ब्लैकमेलर जो कोई भी था उसके बारे में काफी कुछ जानता था। इसलिए एक बार फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन रघु को उसकी बात माननी पड़ी और डरते डरते वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और एक झूठी मूठी कहानी सुनाकर पुलिस वालों को अपने विश्वास में लेकर रिकॉर्ड रूम में वो फाइल चुरा भी ली। रघु ने घरों में चोरियां तो पहले भी की थी, लेकिन उसको महज वारदात कहा जा सकता था, पर अब वो जो कुछ भी कर रहा था वो जुल्म था। इसलिए उसको अंदर ही अंदर से काफी घबराहट हो रही थी। खैर, फाइल को अपने हाथ में लेकर वो उस आदमी को फोन करता है और काम के हो जाने के बारे में बताता है। इस पर वो आदमी पहले तो रघु की तारीफ करता है, फिर उससे फाइल का एक फोटो भेजने के लिए कहता है। रघु उसको फोटो भेज देता है। एक बार इस बात से निश्चिंत हो जाने पर कि रघु के हाथ में सही फाइल थी, फिर वो रघु से फाइल को जला देने के लिए कहता है। लेकिन अब रघु उसका ये काम कर देने से साफ इनकार कर देता है और वो पहले उससे जेनी को छोड़ने के लिए कहता है, पर इस वक्त तक वो किसी और के हाथों की कठपुतली बन चुका था, क्योंकि उस आदमी के पास रघु के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स थे जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसलिए वो उससे कहता है कि अगर रघु ने उसका कहा नहीं माना तो जिस पैसे को वो हवाला के जरिए दुबई भेजने के चक्कर में था, उसकी रसीद को वो जला देगा। उसके इस खुलासे पर रघु गुस्से के मारे अपने दांत भींचने लगता है, लेकिन रघु के पास अब उस आदमी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए वो चुपचाप उस फाइल को आग लगा देता है। अब इसके बाद वो आदमी रघु को एक आदमी की डेड बॉडी को चुराने के लिए कहता है। रघु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को उसके बारे में इतनी सारी बातें कैसे मालूम थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने में लगा हुआ था कि तभी उसको वहां पर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनकर पहले तो वो अपने दोनों कान बंद कर लेता है, लेकिन फिर एकाएक उसको सब कुछ याद आने लगा। वो तुरंत उस आदमी को फोन लगाता है और इस बार उसको मुन्ना कहकर बुलाने लगता है। इस पर वो आदमी यानी कि मुन्ना उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। दरअसल 3 साल पहले रघु और मुन्ना एक साथ मिलकर लोगों के घरों में चोरियां करने का काम किया करते थे। इसी तरह से एक रात जब वो दोनों एक घर में चोरी कर रहे थे तो पुलिस के आ जाने के कारण दोनों वहां से भागने लगे। रघु और मुन्ना अपनी अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशा में जाने लगे, लेकिन रघु ने मुन्ना को जिस तरफ से निकलने के लिए कहा वहां पर आग लगी हुई थी और रघु के कारण मुन्ना उस आग में फंसकर बुरी तरह से जल गया। उसे मदद के लिए कई बार रघु को आवाज भी दी, लेकिन रघु अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, जिस कारण से मुन्ना बुरी तरह से जल गया और पुलिस के हाथ लग गया। अब मुन्ना रघु से उसी बात का बदला ले रहा, लेकिन उसकी बात सुनकर रघु मुन्ना को समझाने की कोशिश भी करता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन मुन्ना के ऊपर उसकी किसी सफाई का कोई असर नहीं होता। मुन्ना रघु से ये भी कहता है कि उसने जेनी को एक इंजेक्शन दे दिया था, जिसका एंटीडोट उसको सुबह 4 बजे तक लाना ही होगा, नहीं तो जेनी को मरने से कोई भी बचा नहीं पाएगा। यानी कि अब रघु के पास कुछ भी सोचने समझने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वो मुन्ना का काम करने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल पड़ता है, लेकिन एक बार फिर रास्ते में उसका हमशक्ल उसको मारने के लिए खड़ा हुआ था, पर इस दफा रघु के पास उससे लड़ने का समय नहीं था। इसलिए वो उसको चकमा देकर निकल जाता है और सीधा कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से वहां पर तो इतनी सारी लाशें चल रही थी कि उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि इन सब के बीच वो उस लाश को कैसे पहचानता जिसकी उसे जरूरत थी। अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रघु कब्रिस्तान के रजिस्टर को चेक करने लगता है। दरअसल उसको उसी आदमी की डेड बॉडी की तलाश थी जिसके घर में वो और मुन्ना 3 साल पहले चोरी करने के लिए घुसे थे। अब रघु उसका एड्रेस देकर उस आदमी की लाश को निकालने में कामयाब
खराब हो जाता है और फिर उसने उसके फिंगरप्रिंट को भी सावधानी के साथ अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अभी वो अपने काम को पूरा ही कर रहा था कि वहां पर भी उसका वो हमशक्ल उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब रघु कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था और काफी देर की लड़ाई के बाद वो अपने उस हमशक्ल को जान से मार डालता है। लेकिन इस सब में वो बुरी तरह से थक चुका था। जब उसने ये बात मुन्ना से कही तो मुन्ना ने रघु को बता दिया कि दरअसल उसको बार बार जो ये अपना हमशक्ल नजर आ रहा था वो कुछ भी नहीं था। असल में मुन्ना ने उसके इनहेलर में एक खास तरह का ड्रग्स मिला दिया था, जिसकी वजह से उसको अंदर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और मुन्ना ने ये सब सिर्फ और सिर्फ रघु की जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए किया। लेकिन मुन्ना ने इस बार भी रघु को रिएक्ट करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि अब रघु को उसके बताए एड्रेस पे जाकर इस आदमी के फिंगरप्रिंट की सहायता से उसके अकाउंट के सारे पैसे मुन्ना के अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहा था। अब तक रघु बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकता था, इसलिए उसने मुन्ना का काम कर दिया। लेकिन अब उसको सुबह के 4 बजे के पहले जेनी की जान भी बचानी थी। फिर उसने अपनी घड़ी में देखा 4 बजने में अभी भी 45 मिनट बाकी थे, लेकिन रघु ने मुन्ना को फंसाने के लिए कुछ इस तरह का इंतजाम कर रखा था कि वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पा रहा था। लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद जब वो वहां से निकला और मुन्ना का दिया हुआ एड्रेस पर जेनी को बचाने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसको खाली कुर्सी, रस्सी और जेनी के जूते मिले। उसने तुरंत अपनी गाड़ी की ओर देखा। रघु को उस जगह पर पहुंचने में 16 मिनट की देर हो चुकी थी। वो समझ गया था कि उसने जेनी को हमेशा के लिए खो दिया था। तभी किसी ने उसके सर पर पीछे से वार कर दिया और फिर वो बेहोश हो गए। उसके बाद वही सीन दिखाया गया है जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी, यानी कि रघु कुर्सी से बंधा हुआ था, उसका चेहरा ढका हुआ था, उसको काफी मारा गया था और उसके पैरों के पास एक चूहा घूम रहा था। लेकिन मुन्ना ने रघु की जिंदगी को और भी बदतर बनाने का पूरा इंतजाम करके रखा था, क्योंकि कुछ ही देर के बाद एक बक्से से ढेरों मधुमक्खियां बाहर निकलने लगी और उन्होंने बुरी तरह से रघु को काट लिया। इसके बाद रघु को एक जेल में बंद दिखाया गया, जहाँ उसको ना भागने देने के लिए जंजीरों से बांधा गया था। वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, लेकिन अपनी इसी हालत के साथ किसी तरह आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा तो उसके मुंह से चीख निकल आई, क्योंकि मधुमक्खियों की काटने की वजह से उसकी शक्ल बुरी तरह से खराब हो चुकी। ये साफ था कि मुन्ना ने रघु से अपना बदला ले लिया था, क्योंकि ये वही जेल थी जहां आग से जल जाने के बाद मुन्ना को रखा गया था। और अब रघु भी काफी कुछ उसी तरह की कंडीशन के साथ वहां पर खड़ा था और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।